कांग्रेस जश्न मना रही थी। उसने कर्नाटक को जीत लिया था, लेकिन कांग्रेस का ये मजा सुप्रीम कोर्ट की बेहद तल्ख टिप्पणी ने किरकिरा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले पर कहा कि सीबीआई वो तोता है जो वही बोलता है जो उसके सरकार उसे बोलते हैं। बस फिर क्या था, हंगामा मच गया। जो पार्लियामेंट्री समिति बनी शरद पवार जी की अध्यक्षता में, उसने उस डायरेक्शंस को बहुत डाइल्यूट कर दिया, हल्का कर दिया, और जो विधेयक बना उसमें दांत नहीं थे, दंत विहीन सीबीसी और सीबीआई बनी। और तोता भी ऐसा जिसे किसी ने राम राम कहने को कहा तो किसी ने मीठू। सुप्रीम कोर्ट ने इस गुप्त रहस्य के रहनुमाओं के चेहरे से चमकती हुई पन्नी उतार कर रख दी कि सीबीआई जांच की सबसे स्वतंत्र संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से निकला ये सच चीख रहा है कि सीबीआई की पवित्रता एक विशुद्ध पाखंड है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ माना है कि 1,86,000 करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच को मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के सूरमाओं ने अपने अपने पाप की बैतरणी बनाकर छोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका मतलब साफ है, सीबीआई का मजाक बनाकर रख दिया था मनमोहन सिंह के साथियों ने। सीबीआई में ना सेंट्रल जैसा कुछ रह गया था, ना ब्यूरो जैसा, और इन्वेस्टिगेशन का तो पलीता ही लगा दिया था। और ये अपराध सरकार में सबने मिलजुल कर किया। जिन कानून मंत्री पर देश को कानून के हिसाब से चलाने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं अश्विनी कुमार ने सीबीआई की स्वतंत्रता पर सबसे कटीला कोड़ा चलाया। और निर्देशक ने जब अपनी उधड़ी हुई पीठ दिखाई तो सुप्रीम कोर्ट की आंखें लाल हो गई। शहीद तो सरहद पर सैनिक हुए थे, मगर बवाल यहाँ मचा हुआ था क्योंकि देश के रक्षा मंत्री ने कुछ ऐसा बयान दे दिया था। 5 भारतीय जवानों की शहादत के बाद देश में भूचाल आ गया था। It is now clear that the specialist troops of Pakistan Army were involved in this attack when a group from the Pakistan occupied Kashmir side crossed the LC and killed our brave Jawans. We all know that nothing happens from Pakistan side of the line of control without support, assistance, facilitation and often direct involvement of the Pakistan Army. भारत के रक्षा मंत्री को अपनी सफाई में ये सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि सुरक्षा पर उन्होंने ऐसा बोला था कि बवाल मच गया था। हालांकि AK एंटनी को सोच के शक्ति बोध का एहसास बाद में हो गया था, लेकिन रक्षा मंत्री ने अपने बयान से पाकिस्तानी सेना को अपनी बेहयाई से लगभग बरी ही कर दिया था। ये तो नहीं पता कि रक्षा मंत्री की जुबान फिसल गई थी या अपनी जमहूरियत की जरूरत ही भूल गए थे, लेकिन इस सत्य का असत्य पीछे पड़ गया था कि सेना का लिखा उन्होंने संसद में बदल दिया था। सवाल है, जब कुछ गवा कर लौटे तो क्या लौटे? पाकिस्तान एंथनी के बयान को ले उड़ा। परिस्थितियां इस आजाद देश से पूछ रही थी, संकट के दौर में सत्य, समझदारी और साहस तीनों एक साथ हमारे मंत्रियों का साथ क्यों छोड़ जाता? इशक के नाम पर सियासत में पहले इतना हंगामा कभी नहीं मचा था। किसी ने किसी को शहजादे कह दिया तो जवाब में किसी ने किसी को साहबजादे कह दिया। इसी बीच एक सीडी आ गई और सीडी में किसी ने किसी के लिए नए विशेषण का आविष्कार कर डाला, इशकजादे। शहजादे साहब, आपका जिम्मा है, वो कौन नौजवान है उनका नाम घोषित सार्वजनिक करो। वे कौन है जो ISI के साथ मिले हैं? और अगर नाम घोषित नहीं करते हो, किसी कौम पर इस प्रकार का इल्जाम लगाने से पहले आपका जिम्मा बनता है कि ISI, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, हिंदुस्तान के उन कौन नौजवानों के साथ जुड़ी हुई है, उसके नाम घोषित करो। और अगर नाम नहीं है, हिंदुस्तान के उन नौजवानों की आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। चुनाव के महाभारत में निशाना लगाने के लिए अर्जुन ने बढ़ाया था कांग्रेस को। वीर धुरंधर इस व्याख्या को आगे तक ले गया। कहानी फैल गई। एक खूबसूरत लड़की का एक इश्क के पीछे सरकार और सरकार के पीछे सीडी। नाम लेकर बीजेपी ने कांग्रेस का काम खराब कर दिया था। सबसे जवाब मांगने वाले मोदी की नैतिकता पर नश्तर चलाए गए थे। एक सीडी से उपजे बवाल पर सियासत में इतना बड़ा भूचाल खड़ा हो गया कि चारों तरफ कीचड़ कीचड़ हो गया।
ये कीचड़ शालीनता और सुचिता के टूटे हुए घड़े के रिश्ते पानी से बना है। आंखों में पानी होने का भ्रम तो कब का टूट चुका है। इशारों की भाषा कई बार पारे की तरह पारदर्शी होती है, शुद्ध और सपाट। जमाते उलेमा हिंद के महासचिव मदनी ने कहा तो कुछ भी नहीं था, मगर कान खड़े हो गए थे कांग्रेस के। उन्होंने जिस तरह से बिहेव किया है लोगों के साथ, उसकी शिकायत है। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही है कि डरा करके आप वोट न ले, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। किसी का रिकॉग्निशन डिफरेंट चीज है। मन्नी साहब ने ना कांग्रेस की तरफदारी की, न कांग्रेस की खिलाफत, लेकिन अपने शब्दों से सियासत की लेख पर सब साफ साफ लिख दिया था। अल्पसंख्यक वोट पर नजर गड़ाए राहुल गांधी और पठानी कुर्ता सिलवा रहे नरेंद्र मोदी की चाहत के बीच कि चुनाव की ओर बढ़ रहे हिंदुस्तान में क्या हवा का रुख बदल रहा है? नरेंद्र मोदी के विरोध की जमीन पर जमा कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता का पेड़ अब तमन्नाओं के तूफान में कांप रहा है। इन बयानों से ऐसा लग रहा है बीजेपी के लिए कुछ अच्छा हो या नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए तो बुरा ही बुरा है। अगर अल्पसंख्यक बीजेपी की ओर एक कदम बढ़ाता है तो कांग्रेस अपने आप 2 कदम पीछे हो जाएगी। सारा झगड़ा इसी एक कदम आगे और एक कदम पीछे के बीच का है। गिरगिट तो बेकार में बदनाम है। जीव वैज्ञानिकों को समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई। कांग्रेस को अगर उस काल में भाप लिया होता तो आज शब्द भी बदल जाते और धारणा भी। Opinion in the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. देश को पहली बार पता चला कि राहुल गांधी की भी कोई राय है, लेकिन यही बात धीरे से मनमोहन सिंह के कान में फूंक देते तो इतना बवाल ही क्यों होता। मनमोहन सिंह के सारे खिलाड़ियों ने मिलकर जो अध्यादेश बनाया, कैबिनेट ने जिस पर चर्चा की, वो राहुल गांधी के लिए बकवास है। बड़े बड़े सार्वजनिक बहसों में नहीं पड़ते राहुल गांधी, लेकिन दागियों के अध्यादेश पर निजी राय का झंडा लहराने चले आए। लेकिन झंडा तो वही जो राहुल लहराए। झमेला होता हो तो हो, इस गणतंत्र को पता नहीं, लेकिन सुना है इस घटना के बाद से गिरगिट बहुत नाराज है। आधा पेट खाकर सोने वाले आधे हिंदुस्तानी के मन में ये बात धस गई थी। दिन भर हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद रात में टपकती हुई छत के नीचे सोने की बेबसी की मजाक बनाने की होड़ सी लग गई थी सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में। हम सब सब्जी की कीमत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक आदमी पेट भर खाना खा ले, और ये आंकड़े उस वक्त, सुनिए, पेट भर 2 वक्त का खाना खा ले, कैसे खाएगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज बंबई के अंदर शहर में, बंबई के अंदर शहर के अंदर, शायद आप गए भी होंगे, यहां भी होता होगा, ऐसी बात नहीं है। बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। इस देश को खैरात के भरोसे जिंदा रखने की साजिश को कल्याणकारी अर्थशास्त्र की ऊंचाई की तरह स्थापित करने में जुटी है राजनीति की एक विशेष पलटन। वरना कौन नहीं जानता 5 रुपए में क्या मिलता है और क्या मिलता है 1 रुपए में। कितनी अजीब बात है, जिन गरीबों के नाम पर भारत की राजनीति तय होती है, उसे चलाने वालों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। परोपकार के प्रपंच रचने वाले लोग इस लोकतंत्र को तय करने वाले लोगों की सच्ची नुमाइंदगी ही नहीं करते। यूं ही नहीं, सियासत के बाजार में सिक्कों का फूड पैकेज उछालने का मौका मिल गया था। उन्हें पता है इस मुल्क में खाली पेट से ही वोट का खजाना भरा जा सकता है। इसे विडंबना ही कह सकते हैं कि पेट और पीठ इस देश में एक हो चला है। सच क्या है इस देश का, या तो सरकार देखना नहीं चाहती या बताना नहीं चाहती। विकास के घोड़ों पर उड़ते हुए नरेंद्र मोदी अब सत्ता के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, और ऐसे फंसे हैं कि सत्ता के 7वें द्वार पर खड़े हुए बीजेपी के अभिमन्यु के लिए अब आजादी से पहले ही समय अटक गया है। अगर हम साम्राज्य की बात करें, सम्राट की बात करें, तो आज भी सम्राट अशोक के बाद कोई सम्राट याद नहीं हो आता है। अगर पाटलिपुत्र को याद करें तो पटना की हर गली याद आती है।
इतिहास का तो अद्भुत ज्ञान है। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के हो गए, मौर्य वंश के सिरमौर चंद्रगुप्त, जिनका पाटलिपुत्र गुप्त वंश के काल को भी स्वर्णिम काल कहा गया है, वहां भी चंद्रगुप्त थे। लेकिन ये चंद्रगुप्त जिनकी चर्चा हो रही थी वो मौर्य वंश के संस्थापक, उन्हीं का पोता अशोक था। तो चंद्रगुप्त के बारे में कहा गया। नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के विकास के फुटबॉल को उछालते घूमते थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त में इस फुटबॉल से बहुत हवा निकल चुकी है। मोदी होशियार है, ट्रैक ही बदल लिया, ट्रेन में चाय बेचने लगे, फिर देश को जातिवाद से उबारते उबारते अब इतिहास की व्याख्या में शरण ली। लेकिन मोदी यहीं फंस गए जैसे सिकंदर फंस गया था, लेकिन वो गंगा के किनारे नहीं, सतलज के किनारे फंसा था। नीतीश कुमार ने नरेंद्र भाई को मुफ्त में सलाह दी, अपने इतिहास बोध को गंगा जल से पवित्र कर ले। नीतीश कुमार ने मोदी की कुछ गलतियां तो सुधार दी, लेकिन मोदी ठहरे मोदी विकास के दोनाली से बार बार इतिहास को दागने निकल जाते हैं। लेकिन पटेल की मूर्ति लगाने से निशाना पक्का हो जाता तो फिर बात ही क्या होती। फिलहाल वो ये मानकर चल रहे हैं कि प्रेरणा के सारे महापुरुष 15 अगस्त 1947 से पहले जाकर खोजने होंगे। अब ये मजाक हो या अदा, मोदी जब भी तलाश में निकलते हैं इतिहास उन पे हंस देता है। बेनी बाबू कब क्या बोल जाएं कोई नहीं जानता। वो अक्सर तल्ख टिप्पणियां कर सुर्खियों में बन जाते हैं और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। वो बार बार ऐसी टिप्पणियां क्यों करते हैं कोई नहीं जानता। पिछले दिनों भी उन्होंने कुछ ऐसा ही करा और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर एक तल्ख टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री भवन में झाड़ू लगाने लायक नहीं है। प्रधानमंत्री बनने, प्रधानमंत्री के घर के झाड़ू लगाने वाले नौकरी छुपा नहीं सकते। समाजवादी राजनीति के साथियों की सियासत जब सत्ता के ढेर में अलग अलग हुई तो ऐसा फसाना बना कि ताल देने वाले ताली पीटने लगे। पूरे दौर में मुलायम के साथ साथ चलते रहे बेनी, लेकिन जब बनी नहीं तो अलग हुए, और अलग क्या हुए, बोली ही बदल गई। 60 की उम्र को पार कर चुके मुलायम को बेनी कहते हैं पीएम बनने का सपना मत देखो, पीएमओ में झाड़ू लगाने लायक भी नहीं। ऐसा लगता है बेनी प्रसाद वर्मा ने अपनी सियासत से सदाचार का सुपड़ा साफ कर दिया है। वर्मा जी ने मुलायम के लिए आरोपों की कीचड़ में जो विशिष्टों के पत्थर फेंके थे वो उनकी ही सफेदी के लिए आफत बन गए थे। सोनिया गांधी को माफी तक मांगनी पड़ी, लेकिन कितनी बार माफी मांगे। लत बहुत बुरी चीज होती है। अपने बयानों से सियासी हलचल मचाने वाले दिग्विजय सिंह की जुबान ऐसे फिसली कि उन्होंने अपनी ही पार्टी की महिला सांसद पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। मीनाक्षी नटराजन को 100% टंचमाल कह दिया। मीनाक्षी नटराजन जी आपकी लोकसभा की सदस्य, गांधीवादी है, सरल है, ईमानदार है, सबके पास जाती है, गांव-गांव जाती है। मैं अभी कल से इनके इलाके में देख रहा हूं, मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूं राजनीतिक। थोड़ी सी बात फर्क हो जाता, कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। महान भारतीय लोकतंत्र में भाषा की गिरती हुई मीनारों का ये वो चेहरा है जिस पर सियासत की सभ्यताएं सिर्फ शर्मिंदा हो सकती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में चरित्र के चीरहरण को चतुराई समझने का चलन सा चल पड़ा है। दिग्विजय सिंह वाचाल हैं, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन विवेक खो देते हैं, और ऐसे खो देते हैं इनका पता पहली बार चला। मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर का है। इलाके की सांसद मीनाक्षी नटराजन पर 100 टंचमाल की टिप्पणी कर डाली। राजनीति में निजी रवायत से चल पड़ी है। नारे उछालते उछालते कपड़े उतारने, आसमान छूने के लिए आंगन में उतरने। अगर 65 सालों में भारतीय राजनीति परिपक्व हुआ है, प्रभुत्व हुआ है, तो इन शब्दों के मानी पर शक होता है। देश के जाने माने समाजशास्त्री आशीष नंदी ने पहले तो विवादास्पद बयान दिया, उसके तुरंत बाद माफी मांग ली। विवाद होना तय था, सो हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या माफी मांग लेने भर से बात खत्म, मुद्दा खत्म?
that most of the corrupt come from the OBCs and the scheduled castes and now increasingly scheduled tribes. And as long as this is the case, Indian Republic will survive. I give you an example. One of the states with least amount of corruption is the state of West Bengal, where the CPM was there. And I want to propose to you, draw your attention to the fact that in the last 100 years, nobody from the OBCs, the backward classes, and the scheduled castes, and the scheduled tribes have come anywhere near power in West Bengal. It is an absolutely clean state. आजादी के 66 साल और गणतंत्र के 63 साल बाद भारत के एक बौद्धिक आशीष नंदी की बुद्धि का विस्तार देखिए। उनके मुताबिक भारत में भ्रष्टाचार सिर्फ निचली जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग करते हैं। और मिसाल देखिए, पश्चिम बंगाल के आशीष नंदी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल कम्युनिस्ट शासन में सबसे साफ सुथरा राज्य था, जहाँ पिछड़ी जाति के लोग की सत्ता से कभी करीबी ना हो सकी। बात जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शुरू हुई और देश के दूर दराज इलाकों तक जा पहुंची। बहरहाल जो बयान उन्होंने डंके की चोट पर दिया, उसमें कहीं से भी इस संदर्भ का प्रमाण नहीं मिलता। दूसरी बात ये कि जिस सूबे को उन्होंने सबसे साफ सुथरा करार दिया, वो पिछले 5 दशकों में लगातार नीचे गिरा है और वामपंथ के शासन में वो भ्रष्टाचार के दूसरे रूप गढ़ रहा था, जिसका विकसित और विभत्स चेहरा आज भी दिखता है। मनमोहन सरकार में श्री प्रकाश जायसवाल कद्दावर मंत्री हैं। औहदा बड़ा है लेकिन सोच माशाअल्लाह। महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि दुनिया की आधी आबादी अफसोस में डूब जाए। नई नई जीत और नई नई शादी का अपना अलग महत्व होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा जीत पुरानी पुरानी होती जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है। वो मजा नहीं रहता है। श्री प्रकाश जायसवाल नाम हुआ करता है इनका। मनमोहन सिंह के सरकार में मंत्री हैं, कोयला मंत्रालय देखते हैं। लगता है महकमे का असर मंत्री जी की सोच पर हुआ है। इस तंग सोच पर हिंदुस्तान दंग है। कोई मंत्री औरतों के बारे में ऐसी राय कैसे रख सकता है? क्या मजे के लिए होती है औरतें? अब इस कथन की पूरी कहानी क्या सुनाएंगे, बस इतना समझ लीजिए। जन्मदिन का मौका था, जलसे के लिए मजमा लगा था, बौद्धिकता का रंग चढ़ाने के लिए कवियों को बुलाया गया था, बर्थडे बॉय को भी बोलना था। उसमें कुछ बुरा भी नहीं है, लेकिन बोला तो ऐसा बोला कि बवाल मचा। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का वक्त बुरा चल रहा था। सट्टेबाजी को वैध बनाए जाने की वकालत कर रहे थे, लेकिन सट्टेबाजी की तुलना रेप से कर डाली। कह दिया कि जब आप रेप को रोक नहीं सकते तो उसे एंजॉय करने लगते हैं। We feel that if we can have lottery in the states, if we can have casinos at some of the tourist resorts, and if the government can declare schemes for voluntary disclosure of black money, and then they can. So what's the harm if we can have if we legalize betting? And above all, do we have the enforcement agencies? Do we have the enforcement? It is very easy to say that if you can't enforce it, it is like if you can't prevent rape, you enjoy it. So it's better to have something. कहते हैं उम्र के साथ आदमी सलीकेदार होता जाता है, लेकिन ऐसा ना नेताओं को देखकर लगता है, ना अफसरशाहों को। औरतों को वस्तु की तरह देखने की मंदवादी सोच के शिकार नेता भी है और अफसर भी। ऐसा लगता है ये राजनीति में भाषा के पतन का दौर है। भारत में खामोश लोकतंत्र देख रहा है नायकों को नैतिकता के पाताल में धंसते हुए। उन्हें कौन समझाए कि पाखंड की खंडित मूर्तियों के मंदिर में महानता की पताकाएं नहीं लहराया करती। डॉक्टर साहब डूबते हुए देश की मर्ज की दवा बताने आए थे, लेकिन अपना ही दर्द लेके बैठ गए। बताइए, कोई प्रधानमंत्री को चोर कहता है क्या? Have you ever heard of the situation in a parliamentary system where the Prime Minister of the country is not allowed to introduce the members of his Council of Ministers, and that is what happened in 2004.
Have you heard of any other country where the members of the opposition walk into the well of the house shouting, "The Prime Minister chor hai, Prime Minister chor hai"? This is not an issue which should divide our country. पूरी सरकार पर भ्रष्टाचार का दाग लग गया, सह गए। मंत्री इधर उधर करते पकड़े गए, सह गए। लोग किसी काम के नहीं, पीएम बर्दाश्त कर गए। लेकिन कोई ये कैसे कह दे अर्थव्यवस्था के विद्वान नहीं है मनमोहन सिंह। लोग सोच रहे थे प्रधानमंत्री खड़े होंगे तो दहाड़ेंगे और लड़खड़ाता हुआ देश दौड़ने लगेगा। लेकिन मनमोहन सिंह तो आंसुओं का अरब सागर लेकर आए थे। रोना शुरू किया तो चुप ही नहीं हुए। पता नहीं कहां गया सेंसेक्स, पता नहीं कहां गया सोना, बचा तो सिर्फ प्रधानमंत्री का रोना। पीएम प्रवचन देकर चले गए थे। वो कहते रहे देखना होगा, करना होगा, बढ़ाना होगा, घटाना होगा, पता नहीं कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, और जब तक करेगा तब तक कौन रहेगा और कौन सुनेगा। प्रधानमंत्री बोलकर चले गए और संसद शांत हो गई। शाम अपनी सहमी हुई गलियों में ढल गई, लेकिन देश वही है, सिसकियों में डूबा हुआ।